काइनेमेटिक्स खत्म हो गई है अपनी, न्यूटन की गति के नियम अपना अगला चैप्टर है। दूसरी स्टेज पे अपन आ चुके हैं। पहली स्टेज काइनेमेटिक्स थी फिजिक्स की, अब ये यूं समझ लो दूसरी स्टेज आ चुकी है। अब अपनी मैकेनिक्स स्टार्ट हो चुकी है। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं। अब इसमें अपन कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? सबसे पहले तो न्यूटन का नियम पढ़ेंगे अपन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे घर्षण, उसके बाद पढ़ेंगे अपन कार्य ऊर्जा शक्ति, उसके बाद पढ़ेंगे अपन वृत्तीय गति, उसके बाद पढ़ेंगे अपन सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र, और फिर पढ़ेंगे अपन रोटेशन। तो ये पूरा मैकेनिक्स के अंदर आता है। ये सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक क्लास अगली क्लास से जुड़ी हुई है। अगर तुम आज की क्लास मिस कर दोगे तो तुम्हें अगली क्लास में समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ, है ना। इसलिए किसी भी क्लास को मिस मत करना। अभी तक तुमने जो भी किया ठीक है, काइनेमेटिक्स है, हल्का फुल्का था, चल गया, पर अब हल्का फुल्का मत लेना, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते हैं। इस चैप्टर में अपन फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ ये पढ़ेंगे, F बराबर m है। इस चैप्टर में फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ इतना ही है, F बराबर m है। इस F बराबर m पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो अब इस फॉर्मूले को किस तरह से कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये जो है अपने को मतलब सीखना है। तो ये तुम अपने विवेक से, अपने दिमाग से ही सीख पाओगे। इसलिए फिर बोल रहा हूँ, क्लास को मिस नहीं करना है किसी भी कंडीशन पे। यूं ना सोचे कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे। देखो रिकॉर्डिंग सब जो है ये कहने की बात है। लाइव क्लास की बात अलग होती है, आमने सामने की बात अलग होती है। जब मैं बोलता हूँ तुम सुनते हो, उसकी बात अलग होती है। लाइव क्लास में तुम बोल के अपने डाउट पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग में डाउट नहीं पूछ सकते। रिकॉर्डिंग तो बहुत पड़ी है यूट्यूब पे, है ना। तो न्यूटन की गति के नियम में जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो बल के बारे में, ठीक है, बल। और अब अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे हर एक चीज को। बल, बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, फोर्स, ठीक है। और न्यूटन की स्पेलिंग कुछ लोग गलत लिखते हैं ग्रुप में, वो सही लिखा करो, NEWTON होता है, न्यूटन, ठीक है। चलो बल की बात करते हैं अपन। बल क्या है? अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बल के बारे में क्या समझते हो? तो बल क्या है, लिखो इसकी परिभाषा कि बल एक प्रकार का धक्का, बल एक प्रकार का धक्का, या धक्का मतलब पुश, धक्का मतलब पुश करना, ठीक है। एक प्रकार का धक्का या खींचाव, खींचाव यानी कि पुल, पुल करना। एक प्रकार का पुश या पुल है, एक प्रकार का धक्का या खींचाव है जो किसी वस्तु, ये वस्तु लिख दे, इसको वस्तु कर लेना, जो किसी वस्तु की गति की अवस्था, गति की अवस्था, गति की अवस्था से मतलब भाई वो विराम है, विराम में है या गति में है, भाई चल रहा है कि रुका हुआ है, उसको कहते हैं गति की अवस्था। गति की अवस्था में परिवर्तन करे, परिवर्तन करे या करने की कोशिश करे, कोशिश, कोशिश को देख लेना, ऐसे लिखते हैं ना, कोशिश करे। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करे, या तो गति की अवस्था बदल दे, रुका हुआ है चलने लग गया, चल रहा है रुक गया, या करने की कोशिश करे। जरूरी नहीं है कि बल लगाओगे तो गति करी जाएगी कोई भी वस्तु। एग्जाम्पल है दीवार, दीवार पे धक्का दो, दीवार हिल जाएगी क्या? दीवार नहीं हिलेगी, पर कोशिश तो करी ना, एक प्रकार का धक्का तो दिया तुमने जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर पा रहा है, ठीक है। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करे या करने की कोशिश करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट दूसरा इसमें, ये पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा लिख लो इसमें पॉइंट बल में कि बल वेग में परिवर्तन माइक बंद कर लो कर सकता है। ठीक है, बल क्या कर सकता है? वेग में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब वेग में परिमाण व दिशा दोनों आ गया, परिमाण प्लस दिशा, परिमाण और दिशा दोनों। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ दिशा परिवर्तित करें, हो सकता है सिर्फ परिमाण परिवर्तित करें, हो सकता है परिमाण व दिशा दोनों भी परिवर्तित करें। वेग में सब कुछ आ गया। हो सके सिर्फ चाल बढ़ रही है, दिशा नहीं बदल रही। हो सकता है कि वृत्त में घूम रहा हो तो सिर्फ दिशा बदल रही, परिमाण नहीं बदल रहा। हो सकता है परिमाण व दिशा दोनों बदल रहे हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ये वेग ही परिवर्तित करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि बल किसी वस्तु की आकार या आकृति को बदल दे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, बल किसी वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तित कर सकता है, में परिवर्तन कर सकता है। कागज है, कागज को मरोड़ दिया, क्रश कर दिया उसको, तो क्या किया? बल ही तो लगाया। पत्थर को हथौड़ा मार के तोड़ दिया, क्या किया? बल ही तो लगाया। तो बल किसी वस्तु की आकार व आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बल किसी वस्तु की, लिखते चलना साथ के साथ और सुनते भी जाना, वस्तु की आकार, आकार, आकार हो गए, आकार कर लेना इसको, आकार, आकार या आकृति, या दोनों भी हो सकते हैं, आकार आकृति में परिवर्तन कर सकता है। रबर बैंड होता है, नेक्स्ट पॉइंट, यह एक सदिश राशि है। अगला पॉइंट लिखो, यह एक सदिश राशि है, बल एक सदिश है। मैं मिटा देता हूं तब तक, तुम लोग लिखो, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि। बल एक सदिश राशि है। चलो जी, मात्रक, मात्रक, बल का जो मात्रक होता है वो MKS में होता है न्यूटन। मात्रक MKS पद्धति, तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था ना अभी उसमें, तो MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को N से शो करते हैं, और एक न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। F इक्वल टू एम से मैं बात बोल सकता हूं, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर MKS में। CGS में इसका यूनिट होता है डाइन। ठीक है, डाइन का ऐसे कोई शॉर्ट तो मैंने आज तक देखा नहीं है, डाइन को तो डाइन ही लिखते हुए देखा है। या फिर किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मात्रक होता है MKS में न्यूटन, CGS में डाइन। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 डाइन ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब डाइन और न्यूटन में संबंध, लिखते चलना साथ के साथ, ये मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाला। चलो निकालो, डाइन और न्यूटन में क्या संबंध है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन यानी कि 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट चेंज करना यूनिट एंड डायमेंशन में सिखाया होगा तुम्हें, बिल्कुल सही, सेकंड स्क्वायर। तो अभी तुमने रिवीजन क्लासेस जो पढ़ाई थी उसमें देखो, तो 1 को 1 रहने दो, किलोग्राम को बदल दो ग्राम में, तो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है, इनटू मीटर में 100 सेंटीमीटर,
मीटर में हो गया 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सेकंड को तो सेकंड रखना ही है, सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर ये अलग हो गया, और बचा कितना अपने पास 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है। एक और मात्रक होता है इसका, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, एक मात्रक और होता है इसका, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, मात्रक एक और होता है इसका, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं इसको केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम फोर्स ने अर्थ पे कितना बल लगाया, मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान ने धरती पे कितना बल लगाया। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान द्वारा धरती पर लगाया गया बल, यानी कि बेसिकली वो mg की बात कर रहा है। यहां लिख लो 1 किलोग्राम द्रव्यमान द्वारा, या ऐसे बोल दो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण लगने वाला बल 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं सूक्ष्म में कहूं तो 1 किलोग्राम पे mg फोर्स लगाती है धरती, इतना तो तुम जानते ही हो। अर्थ जो होती है ना, किसी भी द्रव्यमान पर, जैसे मान लो ये अर्थ है, धरती है, यहाँ पे मान लो कोई द्रव्यमान है, वो हवा में भी हो सकता है, रखा हुआ भी हो सकता है, इस पे mg बल लगता है। ठीक है, तो अगर m बराबर 1 है तो mg बराबर कितना हो जाएगा, g न्यूटन। mg कितना हो जाएगा, g न्यूटन, क्योंकि m तो 1 हो गया। और इस g न्यूटन को ही क्या कहा गया है, 1 किलोग्राम फोर्स, यानी कि 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है g न्यूटन के। g का मान तुम जानते ही हो, ये न्यूटन को उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता है, g न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स g न्यूटन, 2 किलोग्राम फोर्स 2g न्यूटन, 3 किलोग्राम फोर्स 3g न्यूटन। अब अगर g का मान 10 है, मान लो कि अगर g बराबर 10 मान लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 किलोग्राम फोर्स कितना हो जाएगा, g को 10 ले लो, 10 न्यूटन। ठीक है, जैसे मान लो g 9.8 ही मानना है तो 9.8 न्यूटन, g की वैल्यू जितनी लेनी हो उतनी ले लो, तो 1 किलोग्राम फोर्स g न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण लगने वाला बल। अगली हेडिंग डालो, फंडामेंटल फोर्सेस, मूल बल। देखो, जितने भी प्रकार के बल हैं उन सभी बलों को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, 4 भाग कौन 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 से हैं, मतलब सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है मेरे पास प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा है मेरे पास दुर्बल नाभिकीय बल। मैंने शायद ये मात्रा गलत लगाई है,
तुम सही लगा लेना, है ना। नाभिकीय में शायद हाँ छोटी मात्रा आती है, वो लिखने के बाद मुझे अचानक याद आया, तो तुम छोटी लगा लेना, कोई बात नहीं, अपने चलता है इतना तो। विद्युत चुंबकीय बल, इसको ईएमएफ बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल, इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और दुर्बल नाभिकीय बल को वीक फोर्स बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक तो न्यूक्लियर जानते हो तुम, तो ये न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशन बोलते हैं, ये भी तुम जानते हो, ओके। तो ये 4 बल हैं, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय। जितने भी प्रकार के बल हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, ठीक है, इस यूनिवर्स में जितने भी प्रकार के बल हैं, इंसानों ने उसको 4 भागों में बांट रखा है। हो सकता है किसी और ग्रह पे कोई और प्राणी रहता हो, उसने और भी कोई बल खोज लिया हो, पर अर्थ के जो नागरिक हैं, धरती पे रहने वाले जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जितने भी प्रकार के बल हैं उनको 4 भागों में बांट दिया। तो इन चारों के बारे में अपन थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है, बिल्कुल जरा सी, क्योंकि ये तुम पढ़ चुके हो पहले। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, विद्युत चुंबकीय बल तुम पढ़ चुके हो, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, इनको नहीं पढ़ना। ये 3 और 4 नंबर अपने कोई काम नहीं आता, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा अपने को बात करनी नहीं है। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की अपन बात करते हैं, कर लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं भी 2 द्रव्यमान के बीच में लगता है। मान लो ये कोई m1 है, कोई दूसरा m2 है, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? F बराबर Gm1m2 अपॉन r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, जिसमें G का मान क्या होता है? पूरा चैप्टर ही अलग है, इसकी पूरी बात अलग से होगी, बस छोटी मोटी बात कर लेते हैं। जैसे कि यह हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण, नाम में ही आकर्षण है उसके, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण प्रकृति का होता है हमेशा, ठीक है, इतना याद कर लो बस, ज्यादा नहीं। और इसकी जो नेचर होती है, मतलब जो ये होता है बल, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता। मतलब बीच में क्या रखा हुआ है, पानी में रखो, हवा में रखो, कहीं भी रखो, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरी बात, ये जो F है, इसमें जो R होता है, r², ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, उच्च परास का बल है, उच्च परास, उच्च परास का बल। मुझे लगता है मुझे क्लास एंड करनी पड़ेगी आज, क्योंकि मेरा माइक बार बार सिग्नल दे रहा है मुझे बैटरी का। उच्च परास का बल है। उच्च परास से मतलब है कि R का छोटे से छोटा मान हो कि R का बड़े से बड़ा मान हो, ये बल लगेगा। जैसे धरती और सूरज के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, तो भी ये बल लग रहा है ना। धरती सूरज के चक्कर क्यों काट रही है? इस बल के कारण ही तो काट रही है, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स है, उच्च परास का बल है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो बल होता है, ये किन्हीं भी 2 द्रव्यमानों के बीच और किसी भी दूरी पर लग सकता है। कोई भी 2 द्रव्यमान किसी भी दूरी पर पड़े हो तो ये बल लगेगा, इतना लिख लो काफी है। किन्हीं 2 द्रव्यमानों के मध्य किसी भी दूरी पर लगता है, कोई भी 2 द्रव्यमान, किन्हीं, अनंत मान सकते हो, बिल्कुल अनंत भी रखोगे तो बल 0 हो जाएगा। किन्हीं 2 द्रव्यमानों के मध्य किसी भी दूरी पर लगता है, ठीक है। कल चार्ज करना भूल गया मैं यार, चलो इसका लिखो। दूसरा फंडामेंटल फोर्स है अपना विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जानते ही हो तुम तो। समान आवेश
प्रतिकर्षित करेंगे, समान पोल नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण। माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है। किसी भी दो द्रव्यमान की बजाय यहां आ जाएगा आवेश, आवेशों के मध्य लगेगा, ठीक है। माध्यम पे निर्भर करेगा, परास इसकी भी मतलब अच्छी खासी होती है, बट डिपेंड करता है कि ये मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा दूर वाले आवेशों को तो अपन बात करते ही नहीं है, तो उच्च परास की यहाँ बात ज्यादा होती नहीं, बड़े बड़े आवेश तो होते ही नहीं है, आवेश तो छोटे छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है आवेश। तो अगर तुम ये नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, उच्च परास का बल है। परास मतलब इसका भी सेम है, Q1Q2/r², आर कितना ही कम हो कितना ही ज्यादा हो ये लग जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हाँ बोल बेटा क्या बोल रहा है। इन चारों के बारे में अपन सामान्य जानकारी लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं लिख रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखना, ये चौथा पांचवा जो भी है, कि सभी मैक्रोस्कोपिक की हिंदी अब नहीं पता मुझे, मैक्रोस्कोपिक, सभी मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब है, एक तो होता है माइक्रो, सूक्ष्म नहीं, माइक्रो नहीं बोल रहा हूं, मैक्रो बोल रहा हूं। मैक्रो का मतलब है जो दिखते हैं, जिसको मतलब महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। माइक्रो तो सूक्ष्म हो गया, मैक्रो सभी मैक्रोस्कोपिक प्रकार के बल, जैसे कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल फोर्स, आगे बात करेंगे इनकी सबकी, नॉर्मल फोर्स, तनाव बल, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, घर्षण फ्रिक्शन, ये सभी है ना विद्युत चुंबकीय में गिने जाते हैं। सभी मैक्रोस्कोपिक प्रकार के बल विद्युत चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इन सब की बात वहां करेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों ले रहे हैं अपन, है ना। बस अभी के लिए याद कर लो ये। अब इसमें मैक्रोस्कोपिक जो अपन ने लिया है ना, इसमें घर्षण उसको गुरुत्वाकर्षण को नहीं लेना, क्योंकि वो अलग ही है। ये कौन से बल हैं जो संपर्क के प्रकार के हैं, नॉर्मल संपर्क से लगता है, तनाव भी संपर्क से लगता है, स्प्रिंग भी जो है संपर्क से लगता है, घर्षण भी जो है संपर्क से लगता है। जितने भी संपर्क की प्रकृति के होते हैं, कांटेक्ट बनाने से जो बल लगते हैं, वो सभी विद्युत चुंबकीय श्रेणी में रखे गए हैं। ओके, इसको याद करो और मस्त रहो। तीसरा लिखना प्रबल नाभिकीय बल, ये सबसे मजबूत बल है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये नाभिक के अंदर जो कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके मध्य लगता है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। नाभिक का स्थायित्व इसी के कारण है। देखो नाभिक में कितना सारा धन आवेश होता है, फिर भी वह स्टेबल है। क्यों? इतने सारे प्रोटॉन पास पास हैं, फिर भी विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण वो जो है नाभिक अस्थायी नहीं है, स्थायी है। तो नाभिक का स्थायित्व इसी के कारण है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये याद रखने वाली बात। अरे 10 की घात माइनस बताऊंगा अभी, पहले ये देख कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, यह सिर्फ नाभिक में लगता है, इसका मतलब ये एक फर्मी की डिस्टेंस के लगभग, मतलब नाभिक की साइज कितनी होती है, 10 की घात -15 की रेंज की होती है, इस मीटर की रेंज पे लगता है। सिर्फ नाभिक में लग रहा है, नाभिक के बाहर नहीं लगता है। दो प्रोटॉन को अगर मैं बाहर रख दूंगा 1 मीटर डिस्टेंस पे तो नहीं लगेगा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल सिर्फ कहां लगता है, नाभिक में लगता है, और नाभिक की साइज जो है लगभग 10 की घात -15 मीटर की रेंज की होती है, तो उसके अंदर ही ये सिर्फ लगता है, ये ध्यान रखना। बस ये 2-3 पॉइंट याद रखो, नाभिकीय बल के बारे में ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब ये सूक्ष्म परास का बल है।
कम परास होती है इसकी, बहुत कम परास होती है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज की होती है परास इसकी, ठीक है, बहुत छोटी परास होती है, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें लिखना, एक पॉइंट और लिखना इसमें कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विखंडन या संलयन, ठीक है, कोमा रेडियो एक्टिविटी, मैं बोलता भी जा रहा हूं इसमें लिख लेना, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इस बल के असंतुलन के कारण होती है, अनबैलेंस। अगर ये फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा ना तो नाभिक अस्थायी हो जाता है, और जब नाभिक अस्थायी होता है ना तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन जैसी अभिक्रियाएं होती है। तो रेडियो एक्टिविटी इसी बल के असंतुलन, असंतुलन यानी कि अनबैलेंस के